नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास और यह पुस्तक है सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की। तो साथियों, इस पुस्तक से हमने अभी भाषा जो बिंदु है उसको नहीं शुरू किया है। आज हम उसको शुरू करते हैं। तो चलिएगा देखते हैं। हमने और जो भी बिंदु हैं इस पुस्तक से आप तक साझा कर दिए हैं और उनका वाचन हो गया है। आज हम शुरू करेंगे भाषा। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाषा, जिसका अर्थ है भाष व्यक्त्याम वाची। भाष व्यक्त्याम वाची अर्थात व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। हम बात करेंगे पहले भारतीय विद्वानों की। देखते हैं भारतीय विद्वानों ने क्या क्या भाषा को लेकर परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं पतंजलि की परिभाषा है व्यक्तावाची वर्णा ईशा तय इमे व्यक्तवाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। यह पतंजलि कहते हैं। अगले हम बात करेंगे कामता प्रसाद गुरु। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या परिभाषा दी है भाषा की? मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री की परिभाषा क्या है भाषा में? भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अगली हम परिभाषा देखते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यह कथन है बाबूराम सक्सेना का। अर्थवान कंठोदीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, यह है सुकुमार सेन। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यह परिभाषा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाव्यक्ति करते हैं। यह आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे। यह परिभाषा किसकी है? यह है डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे की। अब देखते हैं पाश्चात्य विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है, उस पर विचार करेंगे। भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। यह मैक्स मूलर की परिभाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। यह हेनरी स्वीट कहते हैं। भाषा उस स्पष्ट, सीमित, सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। ये क्रोचे का कथन है। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से
श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये वांद्रे का कथन है, परिभाषा है भाषा की। मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। यह है ऑटो एक्सप्रेशन। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। यह परिभाषा है गार्डिनर की। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। यह परिभाषा है ब्लॉक तथा ट्रेगर की। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। यह परिभाषा श्रुतेवा की परिभाषा है। अब देखते हैं भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है दिव्योत्पत्ति, डिवाइन थ्योरी। यह प्राचीन धर्म ग्रंथ इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। संकेत, एग्रीमेंट थ्योरी, यह रूसो की है। रणन, यह डिंग डोंग थ्योरी, ये प्लेटो, हेस एवं मैक्स मूलर की है। इंगित, गेस्चर थ्योरी है, यह है डॉक्टर राय की। धातु, रूट थ्योरी है, हेज और मैक्स मूलर की। श्रम ध्वनि, यो ही हो थ्योरी, ये नोआरे की है। संपर्क, कॉन्टैक्ट थ्योरी है, ये है जी रेवेज की। और समन्वय हेनरी स्वीट की थ्योरी है। अब हम बात करते हैं अन्य बिंदुओं पर। सन 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सोसिएते दा लिंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति, विश्व भाषा निर्माण, इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। भाषा की विशेषताएं प्रवृत्तियां निम्नांकित हैं। पहला बिंदु है भाषा सामाजिक संपत्ति है। दूसरा, भाषा सतत प्रवहमान एवं सहज और नैसर्गिक होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति है। और भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है और प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। बात करेंगे भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः हैं आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न हैं। पहली है मानक या परिनिष्ठित भाषा। दूसरा, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली। अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा। व्यक्ति बोली, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा और राष्ट्र भाषा। अब हम बात करते हैं विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानता इसकी संख्या 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं के दो प्रकार हैं या दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृतिक मूलक वर्गीकरण जो है वो को आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक और वाक्यात्मक, पदात्मक और पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य रचना एवं रूप पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। आकृति मूलक वर्गीकरण वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भाषा, इसके दो भेद हैं, अयोगात्मक और योगात्मक। अब योगात्मक के तीन भेद हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट।
इसके बाद अश्लिष्ट के 4 भेद हैं, श्लिष्ट के भी 2 भेद हैं, उनके 2 भेद हैं, और प्रश्लिष्ट के भी 2 भेद हैं। अश्लिष्ट के कौन से 4 भेद हैं? पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। श्लिष्ट के हैं अंतर्मुखी, संयोगात्मक और वियोगात्मक। दूसरा बहिर्मुखी, इसके भी संयोगात्मक और वियोगात्मक। प्रश्लिष्ट के 2 भेद हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। अब देखते हैं आकृति मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं। उदाहरण निम्नलिखित हैं। भाषा है अयोगात्मक भाषा, एकाक्षर, निर्वयव या स्थान प्रधान भाषा। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। उदाहरण जैसे चीनी, तिब्बती, बर्मी और सुदामी आदि। दूसरी है योगात्मक भाषा। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। अगला है अश्लिष्ट। यह प्रत्यय प्रधान भाषा है, जैसे तुर्की। अश्लिष्ट में पूर्व योगात्मक, इसमें प्रत्यय की प्रकृति के पूर्व लगता है काफिर, जुलू। मध्य योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है संथाली। अंत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे कन्नड़। और पूर्वांत योगात्मक, इसमें प्रत्यय पूर्व में, जैसे मफूर। अब श्लिष्ट भाषा की बात करें हम, तो श्लिष्ट में इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिल जाते हैं। अंतर्मुखी में बात करेंगे तो इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। संयोगात्मक में इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता, जैसे अरबी। और वियोगात्मक इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे हिब्रू। बहिर्मुखी में बात करें तो इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं। संयोगात्मक, तो संयोगात्मक में, बहिर्मुखी में भी संयोगात्मक की बात करेंगे तो इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है, जैसे संस्कृत। वियोगात्मक में इसमें प्रत्यय जो है वो प्रकृति से अलग लगता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी। प्रश्लिष्ट, यह समास प्रधान भाषा है। इसका जो भाग है पूर्ण प्रश्लिष्ट, यह पूर्ण समास प्रधान भाषा है, जैसे चेरोफी। आंशिक प्रश्लिष्ट, यह अंशतः समास प्रधान भाषा है, जैसे बास्क। अब बात करेंगे पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक या कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है। पहला है पदरचना, दूसरा वाक्य रचना, तीसरा ध्वनि, चौथा अर्थ और पांचवा है शब्द तथा छठा स्थानिक समीपता। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। फ्रीडिश म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवार को प्रमुखता दी जाती है, जो निम्न है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे और यह है भाषा परिवार। सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे हम। यूरेशिया माने यूरोप और एशिया। इसके अंतर्गत भारोपीय माने भारत और यूरोप। इसके अंतर्गत जो भाषाएं हैं, पहली है भारोपीय, भारत यूरोप। दूसरी द्रविड़ परिवार। तीसरा है परिवार काकेशी परिवार, बुरशस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार। छठा है चीनी परिवार। सातवां आपका जापानी कोरियाई परिवार। यह है अत्युत्तरी हाइप्सबोरी परिवार और बास्क परिवार। तथा 10वां है सामी हामी परिवार। ये यूरेशिया मानी यूरोप और एशिया 2 महाद्वीपों से बनकर जो भाषाएं हैं, भाषा परिवार उनमें जो आते हैं वो हैं। अब है अफ्रीका भूखंड। अफ्रीका भूखंड में सुदानी परिवार, बंतू परिवार, होतेंतो, बुशमैनी परिवार। और प्रशांत महासागरीय भूखंड में मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार। तीसरा है ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार और
आपका अमेरिकी भूखंड में है अमेरिकी परिवार। अब बात करेंगे हम भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार के को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केनतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। शतम वर्ग में 4 भाषाएं हैं, भारत ईरानी अर्थात आर्य भाषा, बाल्टो स्लाविक, तीसरी है आर्मीनी और चौथी अल्बानी, इसे हम इलीरियन भी कहते हैं। केतुम वर्ग में आते हैं ये आपकी 6 जर्मनिक, ट्यूटानिक, केल्टिक, ग्रीक, तोकरी, हिटाइट और इटालिक, ये आपकी केतुम वर्ग में आते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर गियर्सन ने भारत ईरानी आर्य की 3 उपवर्गों में उल्लेख किया है, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता है जो 7वीं ईसा पूर्व का है, और अवेस्ता का अर्थ होता है शास्त्र। अवेस्ता को बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरिया भी कहते हैं। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कह देते हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये देखते हैं ईरानी भाषा, इसमें 2 भाग हैं, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी में 2 हैं, मीडियन और प्राचीन फारसी। पूर्वी में भी 2 हैं, अवेस्ता और मोगदियन पामीर। अवेस्ता की ये आपकी 7 या 6 शाखाएं हैं। देखते हैं अवेस्ता की कौन कौन सी हैं। वर्गिस्ता, पश्तो, पहलवी, देवारी, बलूची और ओसेटिक कुर्दी। अब बात करेंगे पहलवी की 2 हैं, हुजवारेश और पाजत। इसको हम मिला के आधुनिक फारसी कहते हैं। बात करते हैं दरद शब्द। दरद शब्द का अर्थ है पर्वत। इसका प्राचीन नाम पैसाची प्राकृत भी है। दरद भाषाओं का क्षेत्र है पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब। दरद ऊपर की प्रमुख भाषाएं काश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर और कोहिस्तानी आदि है। अब बात करते हैं भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा अर्थात 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके अंतर्गत 2 आती हैं, वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, और संस्कृत या जिसको हम लौकिक संस्कृत कहते हैं यह आती है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा जो भाग है वो है मध्यकालीन आर्य भाषा अर्थात 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें 3 भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली इसको हम प्रथम प्राकृत कहते हैं, द्वितीय प्राकृत है और तृतीय प्राकृत अपभ्रंश है। पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत का है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक समय मानते हैं। सबसे पहले है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत। सबसे पहले वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक छांदस आदि भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया जाता है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। सबसे पहले बात करते हैं संहिता। संहिता विभाग में ऋक् संहिता, यजुः संहिता और साम संहिता के अलावा अथर्व संहिता, ये 4 संहिताएं हैं। ऋक्, यजु, साम और अथर्व। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋक् संहिता है। ऋक् का शाब्दिक अर्थ है स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं।
इसके सूक्त प्रायः यज्ञों के अवसर पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। युज संहिता में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित हैं। यजु संहिता कृष्ण एवं शुक्ल इन दो रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। सामवेद में सोम यागों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद के लिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता जन साधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टुटके का संकलन है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें वैदिक मनुष्यों के आध्यात्मिक व पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। ईश, केन, कट, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, छांदोग्य, तैत्रीय, मुंडक, मांडूक्य, कौशितकी और श्वेताश्वेतर उपनिषद। ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घकाल तक श्रुति परंपरा में ऋषि परिवारों में सुरक्षित रखे जाते रहे, परंतु शनैः शनैः बोलचाल की भाषा से सूक्तों की भाषा साहित्यिक भाषा की भिन्नता बढ़ती गई। सूक्तों के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखने के लिए संहिता के प्रत्येक पद को संधि रहित अवस्था में अलग अलग कर पद पाठ बनाया गया तथा पद पाठ से संहिता पाठ बनाने के नियम निर्दिष्ट किए गए और इस प्रकार वेद की विभिन्न शाखाओं के प्रात शाख्यों की रचना हुई। वेद की 1130 शाखाएं मानी जाती हैं, किंतु वर्तमान में 6 प्रात शाख्य ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। वो देखते हैं कौन कौन से हैं। शौनककृत ऋक् प्रातिशाख्य, कात्यायनकृत शुक्ल यजुः प्रातिशाख्य, तैत्रीय संहिता का तैत्रीय प्रातिशाख्य, मैत्रायणी संहिता का मैत्रायणी प्रातिशाख्य, यह कृष्ण यजुर्वेद के प्रातिशाख्य भी है, और सामवेद का पुष्प सूत्र, अथर्ववेद का शौनककृत अथर्ववेद प्रातिशाख्य। इन प्रातिशाख्यों में अपनी अपनी शाखा से संबंधित वर्ण विचार, उच्चारण, पद पाठ आदि पर विचार से प्रकाश डाला गया है। ये ग्रंथ वैदिक काल के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान के ग्रंथ हैं। वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिसमें 13 स्वर 39 व्यंजन हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। वैदिक स्वर, वैदिक में स्वर कितने हैं? संख्या 13 है। देखते हैं। मूल स्वर हैं आ, ई, उ, री और री, इसके बाद ली। संयुक्त स्वर हैं ए, ओ, आई, औ। वैदिक व्यंजन संख्या है 39। देखते हैं। स्थान, इनको हम उच्चारण स्थान भी कह सकते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। अघोष वर्ण में 2 प्रकार से है, अल्पप्राण और महाप्राण भी दिए हैं और अघोष हैं। ये सारे अघोष हैं और ये अल्पप्राण, ये महाप्राण। ये घोष हैं, ये अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। तो अब देखिए, इसमें जो पहला और प्रत्येक जो वर्ग है उसका पहला और जो तीसरा है वो अल्पप्राण है, दूसरा चौथा ये महाप्राण है और अंतिम भी अल्पप्राण है। अघोष स्वर में जो ऊष्म वर्ण है वो अघोष में आते हैं और ये महाप्राण में भी आते हैं, और अंतस्थ जो वर्ण हैं ये आपके अर्धस्वर में आते हैं। विसर्ग आपका हमेशा अघोष में आता है। जिब्या मूलीय उपधमनियाँ भी ये अघोष में आते हैं
और अनुस्वार हमेशा अल्प प्राण में आता है, क्योंकि जो पंचमाक्षर है अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो है वो अल्प प्राण है। उसी तरीके से अनुस्वार भी पंचमाक्षर के स्थान पर प्रयोग होता है, इसलिए ये भी अल्प प्राण में आता है। अब बात करते हैं वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य एवं 8 विभक्तियां कर्ता, संबोधन, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 8 विभक्तियां हैं। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मन एवं परस्मयी दोनों पदों में चलते थे। कुछ एक धातुएं उभयपदी भी थी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री एवं द्वंद्व ये 4 ही समास हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री एवं द्वंद्व ये 4 ही समास हैं। वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव क्रियार्थ मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है। 4 काल हैं, लट वर्तमान काल जिसे कहेंगे, लिट परोक्ष या संपन्न काल, और ये लंग है क्या, अन्यतन संपन्न या लुंग सामान्य भूत। 6 भाव ये हैं, लोट आज्ञा, विधिलिंग संभावनार्थ, आशीलिंग इच्छार्थ, लिंग हेतु समुद्भाव या निर्देश, लेट अभिप्राय, लिंग ये निर्बंध है। क्रिया के 10 काल और भाव भेद ही लकार कहलाते हैं। वैदिक संस्कृत में विकरण की भिन्नता के अनुसार धातुओं को 10 गणों में व्यक्त किया गया है। गण, भावादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, देवादिगण और स्वादिगण। विकरण आ, विकरण रहित, द्वित्व, या और नु। गण हैं तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि और ये आपका देख के बताते हैं ये क्या है। विकरण है आ, ना, उ, ना और अद। ये आपके गण, विकरण, गण, विकरण, ठीक है। ये गण हैं और ये गण हैं, ये इनके विकरण हैं। भवादिगण का आविकरण है, तुदादिगण का भी आविकरण है, अदादिगण का विकरण रहित है और रुदादिगण का विकरण ना है। चलिए हम बात करते हैं अगले वीडियो में लौकिक संस्कृत भी देख लेते हैं, उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा देखेंगे। लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाली की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, लौकिक संस्कृत कहलाता है। ये यहाँ पे पाणिनि है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ इस तरीके से आप जो देख रहे हैं, जिब्या मूल्य और उपध्वनियाँ के लुप्त होने से, ये जिब्या मूल्य उपध्वनियाँ के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की 48 ध्वनियाँ शेष बच गई हैं। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में मध्यकालीन आर्य भाषा का। मध्यकालीन आर्य भाषा, हमने प्राचीन आर्य भाषा काल को भी पढ़ा, अब हम बात करेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा का।